ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अध्याय किसान, जमींदार और राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यहाँ लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर एक साथ दिए गए हैं। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, प्रश्नों के उत्तरों को देखें और सुने, और आवश्यकता पड़ने पर अपनी कॉपी में नोट भी कर लें। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर। आईन अकबरी का अनुवाद कब और किसने किया? इसका उत्तर है, आईन अकबरी का अनुवाद कई विद्वानों ने किया था। उदाहरण के लिए हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया और कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ने इसको प्रकाशित किया। इस ग्रंथ के 3 खंडों का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है। पहले खंड का अनुवाद ब्लॉकमैन ने किया, जो कोलकाता से 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहले 2 कालखंडों का अनुवाद H.S. जेरेट ने 1891 से 1894 के बीच किया था। दूसरा प्रश्न है, कृषि की समृद्धि तथा जनसंख्या वृद्धि में क्या संबंध था, अथवा कृषि समृद्धि का एक परिणाम आबादी का बढ़ना था, सिद्ध कीजिए। उत्तर लिखेंगे विद्यार्थियों, कृषि उत्पादन वृद्धि का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के अनुसार समय समय पर होने वाली भूखमरी और महामारी के बाद भी 16वीं और 17वीं ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई। 200 वर्षों में यह लगभग 33% बढ़ी। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में भारत आने वाली नई फसलों के नाम बताइए। उत्तर लिखेंगे हम, 17वीं शताब्दी में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची। मक्का अफ्रीका और स्पेन के रास्ते भारत में आया और 17वीं शताब्दी तक इसकी गणना भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। इस प्रकार अनानास तथा पपीता भी बाहर से आया। विद्यार्थियों, परीक्षा में कई बार कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं आपके सामने, जो लिखा तो रहता है कि संक्षिप्त रूप में लिखिए, कम अंक के रहते हैं, लेकिन आप लिखने में थोड़ा परेशानी महसूस करते हैं कि इन्हें संक्षिप्त रूप में कैसे लिखें। अगला प्रश्न देखते हैं हम संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। कृषि विस्तार के 3 प्रमुख कारण लिखिए। तो कृषि विस्तार के 3 प्रमुख कारण हम इस प्रकार लिखेंगे। पहला लिखेंगे, इस काल में खेती योग्य भूमि की बहुतायत थी, अर्थात खेती योग्य जमीन बहुत मात्रा में उपलब्ध थी और वह उपजाऊ भूमि थी। दूसरा कारण लिखेंगे, मुगल काल में पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रमिक उपलब्ध हो जाते थे। और तीसरा कारण लिखेंगे, किसानों की गतिशीलता के कारण कृषि का लगातार विस्तार हुआ। अगला प्रश्न है, मुगल काल में महिलाओं का कृषि में क्या योगदान था? उत्तर लिखेंगे, मुगल काल में कृषि उत्पादन में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। पुरुष खेत जोतते थे, वो हल चलाते थे, और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल के दाना निकालने का काम किया करती थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में महिलाएं कृषि के अतिरिक्त और क्या काम करती थी? उत्तर लिखेंगे, मुगल काल में महिलाएं सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने, गूंथने और कपड़ों की कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। जिस वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर केवल खेती में ही काम नहीं करती थी, बल्कि नियोक्ताओं के घर पर भी काम करती थी और बाजारों में वस्तुएं खरीदने बेचने के लिए भी जाती थी। विद्यार्थियों, प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी कॉपी में भी नोट करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, तंबाकू के प्रसार पर टिप्पणी लिखिए। तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ और 17वीं शताब्दी में इसको उत्तर भारत में लाया गया। आईन अकबरी में उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं है। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। संभवतः इसी समय तंबाकू का धूम्रपान करने की लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन यह प्रतिबंध बेअसर रहा। 17वीं शताब्दी के अंत तक यह संपूर्ण भारत में खेती तथा व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक था। अगला प्रश्न है, टोडरमल का संक्षिप्त परिचय दीजिए और उसकी भूमि व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। उत्तर लिखेंगे हम, राजा टोडरमल को सम्राट अकबर ने अपने दरबार में उचित स्थान प्रदान किया था। टोडरमल उस काल के उच्च कोटि के वित्त विशेषज्ञ माने जाते थे। 1664 ईस्वी में अकबर ने मुजफ्फर खां को दीवान बनाया था और टोडरमल को उनका सहायक नियुक्त किया था। टोडरमल ने भूमि व्यवस्था, लगान तथा कर व्यवस्था के अनेक दोषों को तथा उनमें सुधार की एक योजना सरकार के सामने रखी और उसको लागू भी किया।
भूमि सुधार के लिए टोडरमल ने अनेक मौलिक प्रयत्न किए और उनको सफलतापूर्वक लागू भी किया। टोडरमल ने सबसे पहले भूमि की नाप करवाई। दूसरे, उसने भूमि का वर्गीकरण करके उसकी 4 श्रेणी निर्धारित कर दी। तीसरा, उसने भूमि की व्यवस्था 10 साल के लिए कर दी। चौथा, लगान वसूल करने के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त किए। टोडरमल के भूमि सुधारों से भूमि व्यवस्था के बहुत से दोष दूर हो गए। इसी कारण टोडरमल का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जोतदार कौन थे? जोतदार, जिन्हें हालदार, गणितदार या मंडल के नाम से भी जाना जाता है, धनी किसान थे जो भारत में कंपनी शासन के दौरान कृषि बंगाल में सामाजिक स्तर की एक परत में शामिल थे। जोतदारों के पास जमीन के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से थे। उनकी भूगृति की स्थिति अंडर रैयतों और बरगदारों के विपरीत थी जो भूमिहीन या गरीब मजदूर थे। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून क्या था? उत्तर लिखेंगे, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई। जमींदार की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो जाता था। जमींदारों को यह निश्चित राशि एक निश्चित समय को सूर्यास्त के पहले चुका देनी पड़ती थी, नहीं तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जमा और हासिल क्या थी? उत्तर लिखेंगे, भू राजस्व के संग्रह की व्यवस्था में 2 चरण शामिल थे। मुगल काल में भू राजस्व के संग्रह की व्यवस्था में 2 चरण शामिल थे। पहला मूल्यांकन और फिर वास्तविक संग्रह। जमा निर्धारित राशि थी जबकि हासिल प्राप्त या एकत्र की गई राशि थी। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें और आवश्यकता पड़ने पर इन प्रश्नों को यहाँ आप बार बार सुन भी सकते हैं। सुनने से प्रश्न ध्यान रह जाते हैं, याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।